हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, एसएसटी पीवाईक्यूज हम लोग 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से आप 60 में 60 ला सकते हैं। यही आपके पास एक तरीका है। पहले हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट की, हमने एनसीईआरटी के मैराथन क्लासेस कराई, हिस्ट्री की, और अब हम लोग एसएसटी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला। यहीं से कई प्रश्न आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न है उसके साथ में उससे रिलेटेड जो हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया है वो हम साथ में ऐड कर देते हैं, ताकि आपका साथ में और ज़्यादा रिवीजन होता रहे, बेहतर तरीके से आप समझते रहें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बोलकर अगर मैं समझाता हूँ तो आपको शायद कम समझ में आए, लेकिन जब आप सुन भी रहे हैं, सामने देख भी रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ भी रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, आपका अच्छा रिविजन हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए साथ में जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था वो हम साथ में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, वरना इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हम आपके लिए करते हैं ताकि चीज़ें साथ में क्लियर होती रहें और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास में नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि कथन ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, हमने पढ़ा है, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जिसके जरिए पद, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। बात बिल्कुल सही है कि जो मनसब है ये मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसको मुगलों ने चलाया था। ठीक है, क्या? मनसब। इसके जरिए क्या होता था कि पद, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। मनसबदारों के सैनिक उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। नहीं, यह प्रश्न गलत है। ठीक है, इसके जरिए पद और वेतन का निर्धारण होता था। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, चलो ये तो क्लियर है कि ये वाला गलत है, ए सही है, ए सही है, परंतु बी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, और प्रश्न में जो ऑप्शन है सेकंड वो कह रहा है कि सैनिक उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था। नहीं, सैनिक नहीं, ध्यान रखिएगा, पद और वेतन का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, यानी वही घोड़े वगैरह, उतनी उनकी संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की उनकी देखरेख कर रहा है, जिसके अंडर में वो हैं, उस अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। एक बार फिर रिपीट करिए, मनसबदार जो है, इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसब का मतलब कोई पद मिलता था। ये मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था कि आपका पद क्या रहने वाला है। ये डिपेंड करता था कि आपके पास जात की संख्या कितनी है, घोड़े वगैरह की संख्या कितनी है। ठीक है, जितनी संख्या है उसके हिसाब से आपको पद दे दिया गया, उसके हिसाब से आपका वेतन निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको रिपीट किया, और ये वाला गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। रीजन कहता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, सही बात है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यहाँ पे ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे राइट हैं, और जो ए है वो ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है आर, ये ए को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों ही पॉइंट हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वह किसके द्वारा? स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती है, या यूं कहें कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी यानी कि उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। ओके, जिससे ये तात्पर्य निकलता है
कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, तभी तो भाई वहाँ के स्थानीय लोग उनकी प्रतिमा बनाते हैं। इसका मतलब वो स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। ओके, बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न कहता है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। 19वीं शताब्दी में क्या हो गया, वो बेचारी बिल्कुल बेरोजगार हो गईं। ठीक है, क्यों बेरोजगार हो गईं? क्योंकि यहाँ पे 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। भारतीय बाजार में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े इतने अधिक आ गए कि यहाँ का जो स्थानीय चीज़ें थी, जो महिलाएं बेचारी यहाँ पे सूत काट करके अपनी आजीविका चला रही थी, उनका धंधा ही चौपट हो गया, बेरोजगार हो गई, क्योंकि ब्रिटेन में जो बना कपड़ा था वो भारतीय बाजार में आ गया। 1880 के दशक तो कंडीशन ये हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। इस वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी आजीविका ठप हो गई, वो बेचारी बेरोजगार हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा कि ए और बी जो है वो दोनों ही सही हैं। ए का कारण बी है, ए का कारण बी है। कारण कैसे है कि भाई वो बेरोजगार क्यों हो गई? इसलिए क्योंकि भारत में ब्रिटेन कपड़ा बहुत अधिक मात्रा में आ गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है कि कौन सा कथन इसमें से सही है? सही बताना है हमको। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक यानी जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका विरोध किया। ठीक है, बात तो ठीक लग रही है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। देखिए, टैगोर जो हैं ये मिक्सअप चाहते थे, ये पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता का मिश्रण चाहते थे। ठीक है, पूरी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया, मिश्रण चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने समर्थन बिल्कुल नहीं किया। फर्स्ट वाला सही है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। अब देखिए, इसको थोड़ा और हम समझते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव ही नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो औपनिवेशिक शिक्षा है इसमें विष भरा है, ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का घनघोर विरोध किया। और गांधी जी जो हैं ये पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और जो टेक्नोलॉजी है उसकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, जो आधुनिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और जो भारतीय परंपरा है उसके अंदर जो श्रेष्ठ तत्व हैं ये उनका मिश्रण चाहते थे। ये कहते थे कि पश्चिमी सभ्यता और हमारी भारतीय परंपरा के जो श्रेष्ठ तत्व हैं उनका मिश्रण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, लोग ये सीखें। ठीक है, ये मिश्रण चाहते थे। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ये क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने बेहतरीन प्रश्न है, कहता है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया है? जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। इन्होंने जाति समानता को लेकर के आंदोलन चलाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जो सत्यशोधक समाज नामक संगठन है इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। प्यारे दोस्तों, कब हुई थी? इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और ये जो संगठन है इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों के लोगों को मुक्ति प्रदान करना था। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन प्रश्न है हमारा। आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान से रिलेटेड हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी में तो हमने पढ़ा ही है। टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़ें, सही उत्तर चुनें। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। जो टीपू सुल्तान है ये अपनी मृत्यु तक बेचारे लड़ते रहे।
ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे और इसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। दोनों ही बातें यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। टीपू सुल्तान ने जो है कि पूरी तरीके से उनका विरोध किया था और इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी हैं। अच्छा, आपको पता है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो इसमें भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, ये जो देश हैं इन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान स्थापित हुआ था। और आपको बताते चले गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर के 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं भाई? तो इसमें हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस। क्या बृहस्पति, शनि, यूरेनस जो ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो ए बी सी इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये हमने आपको पढ़ाया भी था एनसीईआरटी में कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या इन छल्लों को देखा जा सकता है? बिल्कुल, इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से पृथ्वी से हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती या फिर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं? देखिए, ये जो हमारे वन हैं इनके बारे में ये सब डिटेल में दिया है जो क्लास 9th की ज्योग्राफी है। किसमें? 9th की ज्योग्राफी। ये जो आप चैप्टर देख पा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये 9th की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर है 5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति के प्रकार हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। अब जैसे पूछ रहा है प्रश्न कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट तक ये सीमित हैं। ये वन ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ओके, और इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, नमी रहती है इनमें, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती रहती हैं। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को भी मिल जाते हैं। और ये जो वन होते हैं वो साल भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और अब जैसे नीचे पहुँचेंगे हम तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि देखिए, आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? 200 जो सेंटीमीटर बारिश है वो होती है हमारी यहाँ पे। देखिए ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश भी होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे
कौन से वन उगते हैं? यहाँ पे हमारे आर्द्र या नम पर्णपाती वन उगते हैं। तो प्रश्न में हमारा आर्द्र या नम पर्णपाती वन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लिया आपने। आर्द्र पर्णपाती वन ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ए ऑप्शन जो इसमें है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं और बिल्डिंग बनाने, सजावटी और सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन? ग्रेनाइट। ठीक है, जो ठोस चट्टानें हैं। वेरी गुड, सही तो है ये। और पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती हैं ग्रेनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीज़न आर है यह भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? ए, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सही तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ओके, सेकंड वन इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। क्या ये बात सही है? मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है? सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं? नहीं। स्थल और समुद्री समीर स्थायी पवनों के उदाहरण नहीं, ये स्थानीय पवनों के उदाहरण है। यहाँ पे सिर्फ ए राइट है हमारा। क्या हो जाएगा? केवल ए राइट है। अब जैसे इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। स्थायी पवनें क्या होती हैं? स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो होती हैं ये स्थायी पवनें होती हैं। ओके, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में कौन चलती हैं? स्थायी पवनें। ऑप्शन क्या कह रहा था कि मौसमी पवनें चलती हैं? नहीं, तभी तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो स्थायी पवनें हैं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। जो मौसमी पवनें हैं ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि मानसूनी पवनें हो गई। ओके, मानसूनी पवनें क्या हैं? ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। ठीक है, अगला है जैसे स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। कौन सी पवनें? स्थानीय पवनें। जैसे स्थल और समुद्री समीर स्थानीय पवन का उदाहरण है। ओके, चलिए इसके बाद और कुछ बचता है? नहीं, क्लियर हो गया प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न कहता है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूश के लिए किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये वज़न में हल्का होता है, दूसरी बात ये है कि ये बहुत गर्म होता है। यही इसके दो रीज़न है। ऐसा नहीं कि ये जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है इसीलिए इसका ऊन, अगर कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तो क्या उसका शिकार करेंगे आप? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो वज़न में हल्का प्लस गर्म होता है इसका ऊन, इसीलिए इसका शिकार किया जाता है। ए और बी ऑप्शन जो है वहाँ राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कहता है नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। देखिए, असीमित, कुछ असीमित होते हैं, सब नहीं। तो ये तो पहली बात यहीं पे गलत हो गया। अगर लिखा होता कि कुछ असीमित होते हैं तो हम मान लेते। इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, कुछ हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसने क्लियर नहीं लिखा, इसलिए गलत हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधनों की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरे हो जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो अनवीकरणीय संसाधन है ये अगर एक बार खत्म हो गए तो इनको पूरा होने में हजारों साल लग जाते हैं, और जो नवीकरणीय संसाधन है ये जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। नवीकरणीय संसाधन हमने कहा था, देखिए कुछ असीमित हैं, इसमें से सब नहीं, कुछ असीमित हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि पुनः पूरे हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। हालांकि ऑप्शन लिखा सेम था लेकिन कुछ नहीं लगाया। अगर कुछ लगा देते तो ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन है जैसे जल हो गया, मिट्टी है, वन है, इनका अगर हम लापरवाही से प्रयोग करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब जैसे अनवीकरणीय संसाधन है, इनका भंडार सीमित है। ठीक है, इनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद ये पुनः पूरे होने में इनको हजारों साल लग जाते हैं।
तो प्रश्न हमारा पहले ही क्लियर हो गया था। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्थानांतरी कृषि के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, पढ़ाया है, समझाया है। स्थानांतरी कृषि देखिए, हाँ चलो नीचे थोड़ा दिया है इसके बारे में और रिवाइज हो जाएगा। स्थानांतरी कृषि कहो इसको या झूम खेती कहो, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो स्थानांतरी कृषि होती है, एक तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ भारी बारिश वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ भारी बारिश वाले क्षेत्र होते हैं। तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में भी ये स्थानांतरी कृषि होती है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। ओके, अब जैसे स्थानांतरी कृषि क्या लिखा है इसके बारे में कि एक ये भारी बारिश वाले क्षेत्र में, और ये क्या है, भारी बारिश वाले क्षेत्र में स्थानांतरी कृषि की जाती है। और क्या होता है, ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं, वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, ये स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन जो वन क्षेत्र हैं, कल जो हमने प्रश्न पढ़ा था वो यहाँ से आया था, आज जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो यहाँ से पूछा गया है। तो इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके प्रश्न पूछेगा, टॉपिक वही रहेगा। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में इसी स्थानांतरित कृषि को झूमिंग खेती कहते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। ब्राज़ील में रोका कहते हैं। मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। तो ये सब स्थानांतरित कृषि के ही नाम हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इस निर्वाचक मंडल, ये जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इनका चुनाव भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूछे किस अनुच्छेद में है तो वो अनुच्छेद 55 में है। ओके, प्रश्न क्लियर होता है। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती। ऐसा नहीं कि जो शासन की व्यवस्था है वो कुछ जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है उन्हीं लोगों को इंक्लूड करती, ऐसा नहीं है। जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न अलग अलग प्रकार के स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी शक्ति और ताकत, अधिकार प्राप्त करते हैं। ये भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करता है। ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं ये संघवाद में दी गई हैं। किस में दी गई हैं? ये संघवाद में दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? भारत के एक शहर में एक प्रवासी मजदूर आया है, दूर किसी दूसरे प्रदेश से कमाने आया है बेचारा। ठीक है, तो बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्की दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। देखिए, पूरे वर्ष अगर आय मिल रही है तो ये बाहर से आया हुआ मजदूर नहीं है। ठीक है, और फिर उसके पास पक्की दुकान है। ओके, तो ये प्रश्न यहाँ पे कट जाए, ये ऑप्शन कट जाएगा। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है, रात होने पर उसी पर सो जाता है। ये एक प्रवासी मजदूर की स्थिति को बहुत करीब से दर्शा रही कि बेचारा कुछ महीने 2 महीने के लिए बाहर से कमाने आया है, यहाँ पर ठेले पर दिन में सामान बेचता है, रात में उसी पर सो जाता है। इसका मतलब वो बाहर से आया हुआ एक प्रवासी मजदूर है। ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलना, ये कोई मजदूर नहीं है। अगर वीणा जो है वो अपना दंत चिकित्सालय खुद चला रही है तो ये मजदूर नहीं है। ये ऑप्शन आपका इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दादन व्यवस्था के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा है। ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था भारत के बड़े उद्योगों में प्रचलित नहीं है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, दादन व्यवस्था में जो बेचारे बुनकर हैं वो कच्चा माल प्राप्त करते हैं, तैयार माल प्राप्त करा देते हैं। ठीक है, इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में ही काम करते हैं। बी और सी ऑप्शन इसमें यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस कारण के लिए लैंगिक समानता की ओर कदम है?
कि जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है, ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। किसको? बेटियों को। पहले से क्या था कि हमारे यहाँ बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं था, या जो जमीन होती थी वो सिर्फ बेटों में डिवाइड होती थी। किसमें? सिर्फ बेटों में डिवाइड होती थी। अगर 4 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो जो जमीन है बाप की वो सिर्फ 4 बेटों को ही मिलेगी, बेटियों को नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जो है जितने अगर 6 बच्चे टोटल हैं तो 6 के नाम जमीन जाएगी, बेटियों के नाम भी जमीन जाएगी। तो पिता की संपत्ति पर बेटी को अधिकार दिलाता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। और 1956 के अधिनियम में संशोधन करने के बाद हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 बना था। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। क्या ये बात इसमें सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ये बेस्ट ऑप्शन है हमारा। ये जो तवा मत्स्य संघ है इसका गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर जो मछलियां पकड़ने का काम है उसको जारी रखने का अधिकार इनको मिला हुआ था। वो अधिकार सुरक्षित रहे इसलिए इसका गठन हुआ था। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। ये सी ऑप्शन, बी और सी यहाँ पे राइट हो जाते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर प्रोजेक्ट मेथड का यूज किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना। सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करने के लिए प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक नहीं लग रहा ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना। देखो, समय बचाने की बात नहीं करेंगे हम, टीचर के भार को कम करने की बात भी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में, जहां पे वास्तविकता की बात आएगी उस ऑप्शन पर हम बहुत करीब से ध्यान देंगे क्योंकि उसके 99.99% सही होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। इसीलिए हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करते हैं, बच्चे वास्तविकता को जाने। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना कि आखिर वास्तविक जीवन में समाज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको कैसे जांच करना है, कैसे फेस करना है, ये सब इसमें आ जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों यानी कि जिनको छुट्टी मिली हुई है ऐसी दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। किसमें? ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने में इनको काम में लगाया जा सकता है। ये कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए जो निर्देश हैं इनका वर्णन किस ग्रंथ में है? भैया इनका वर्णन आपको पता है अर्थशास्त्र में दिया गया है। इनका वर्णन किस ग्रंथ में है? इनका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। कौन है? विशाखा दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्लाहण हैं। प्यारे दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? कल्लाहण हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलता है, कहता है किसी भी अवधारणा, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? किस चीज़ से बचा जाए? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, यानी कि जो विभिन्न पहलू हैं उनके बीच आप रिलेशनशिप जो है कि इस्टेब्लिश करें, उनके बीच संबंध स्थापित करें, ये तो बात ठीक है। इससे बचना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि ये चीज़ हमें बच्चों को बतानी है। कारक, प्रभाव, संबंधों, अगर कारक हैं, प्रभाव हैं, संबंध हैं, उनको रेखांकित करना। अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। कॉन्सेप्ट की जो विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक है, उसको जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना नहीं। इसी बात से तो हमको बचना है। बचना क्या है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, वो आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए।
एकीकृत होने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए, उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें एक बात यहाँ की, एक बात वहाँ की, एक बात वहाँ की, सब अलग अलग खंड उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बच्चा उनको आपस में कैसे जोड़ पाएगा, कैसे समझ पाएगा? क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है तभी हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगर अलग अलग खंडों में उसको प्रस्तुत किया जाए तो शायद हम उसको ना समझ पाएँ। तो यही चीज़ है, इस बात से हमको बचना है। कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो सभी टॉपिक आपस में जुड़े होने चाहिए। जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं उनका आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ की एक वहाँ की फेंकेंगे तो बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। प्रश्न कहता है, कथन 1 है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। यानी कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा करके वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो हमारे पास सत्ता है, हमारे पास संसाधन है, तो हम इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि जो शासक थे वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करने लगे और मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, उनको अपने कब्जे में लेने के लिए। देखिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं और जो सेकंड वन है वो फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, 1, 2 की सही व्याख्या हो जाएगी। ओके, हम आपको पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि ऊंची भीतरी छत में, जो ऊंची भीतरी जो अंदर की छत होती है, ठीक है, प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की ये शैली डैश के बीच समान है। किस किस के बीच में ये शैली जो है वो समान है? तो ये जो शैली है वह वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के जो महल हैं उनके बीच छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली जो वास्तुकला की शैली है वो समान है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई थी। और वहीं पर अगर हम वृंदावन का जो गोविंद देव मंदिर है इसके निर्माण की बात करें तो आमेर के राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राजराजेश्वर के बारे में हमने पढ़ा है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। क्या बदलाव आ चुके थे? बदलाव ये आ चुके थे कि यहाँ पे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने क्या किया कि अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र उठा लिए थे। वेरी गुड, सिंपल है, दोनों ही सही है। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी पढ़ी है तो सारे प्रश्न आप पहले ही हमारे पढ़ते ही आप इसका आंसर टिक कर देते होंगे कि हाँ इसमें ये राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग अक्सर उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो बड़े भूस्वामी हो गए, योद्धा सरदार हो गए, राजा क्या करते थे, उनको अपना सामंत मान लेते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करें। क्योंकि वो बड़े भूस्वामी हैं, योद्धा सरदार हैं, तो वो राजा को कुछ सैनिक सहायता दें। अधिक सत्ता और संपदा जब इनको हासिल हो जाती थी, बड़े भूस्वामियों को, योद्धा सरदारों को, तो ये सामंत अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर देते थे। और कभी कभी ये अपने स्वामी के अधिकार से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे, यानी कि अपने आप को राजा मान लेते थे। ठीक है, और क्या था कि ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर के शस्त्र को अपना लिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिला। दोनों ही ऑप्शन हमने बता दिया, आपको राइट हो गए। अगला प्रश्न फिर हमारे सामने बेहतरीन प्रश्न आया है। देखिए, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। स्टेटमेंट ए कहता है कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में
ट्रांसफ़र हो गए। सही बात है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड कहता है कि ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे, नहीं, ब्लैक, ये तो ठीक है कि ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज में ना रह करके फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। कहाँ रहते थे? फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज में ना रह करके। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा कट जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब केवल ए सही है, बी गलत हो गया। चलिए अब इसको मैच करिए भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले भी आपको समझाया है। कॉलम ए और कॉलम बी आपके सामने, चाहो तो एक बार नीचे पढ़ लो। देखो, इधर राजा राममोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, पंडिता रमाबाई हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा नीचे दे दिया है। राजा राममोहन राय जो हैं, ये इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया था। ठीक है। अच्छा, राममोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक क्यों कहा जाता है? सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ध्यान रखिए, इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा संगठन बनाया था, बाद में उसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। और जो तीसरा ऑप्शन पंडिता रमाबाई हैं, पंडिता रमाबाई जो थी, इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। फोर्थ ऑप्शन था विद्यासागर वाला, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और कलकत्ता में ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया? लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब आप फटाफट से इसको मिला देंगे क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया। राजा राममोहन रॉय ने क्या किया? ब्रह्मो सभा, यानी कि जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, इस संगठन की इन्होंने स्थापना की। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और पंडिता रमाबाई ने क्या किया था? इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, यानी कि सी ऑप्शन, थर्ड वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कहता है, प्यारा प्रश्न है, देखिएगा, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा अपनाई गई रणनीति क्या थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कौन सी रणनीति को अपनाया? तो इन्होंने एक तो पश्चिमी विचारों का हवाला दिया और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक ढूंढे, वाक्य ढूंढे, उनका हवाला देकर के इन्होंने जो सामाजिक बुराई थी उसको चुनौती देने का काम किया। समर्थन देने वाले अंधविश्वास को तो नहीं खोजा था। ए और सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को लेकर के। प्रश्न कहता है, देखिएगा, कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? डियर फ्रेंड समझिए, खेड़ा, गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन हो, चाहे वो गुजरात में नमक सत्याग्रह हो, या फिर आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला वन सत्याग्रह हो, ये सारे ही जो आंदोलन हैं वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। ACD राइट हो जाएगा। पंजाब का घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन इसका हिस्सा नहीं था। आपको बताते चलें, ये जो असहयोग आंदोलन है ये महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, कब? 1920 में शुरू किया गया था और फिर 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद ये आंदोलन वापस भी ले लिया गया था। इसलिए 1, 2, 3 ये तीनों ही जो आंदोलन थे वो असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? आंध्र। ठीक है,
किस क्षेत्र में? आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना गया, स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। किसने? वायसराय कर्जन ने। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। ओके, और फिर हुआ ये कि बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और इतना संघर्ष हुआ कि इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? प्रश्न क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया था। क्या ये बात सही है? उन्होंने गठन किया था, ठीक लग रही है बात? सही है। वर्ष 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। नहीं, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। अच्छा, बी गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण करना था। सिर्फ कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर जोर नहीं था। ये जो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, इसका उद्देश्य बुनियादी और जो भारी उद्योग हैं उनके डेवलपमेंट के साथ साथ जो है कि तीव्र औद्योगिकरण भी करना था। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन सही हैं? इनके बारे में तो हमने खूब पढ़ा है ज्योतिराव फूले को लेकर के। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही बात है, की थी उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था, ये भी बात सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, ये भी सही है। वे अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, ये भी सही है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को इन्होंने समर्पित की थी, ये भी बात यहाँ पे सही हो जाती है। यानी कि ए बी सी डी सारे ही ऑप्शन जब राइट हो जाएंगे तो हम फर्स्ट वन के साथ में चले जाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। बहुत बेहतरीन प्रश्न और बहुत ठीक ठाक प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना, बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो फिर ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री याम्योत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर है? उत्तर से, ऐसे उत्तर से, इधर उत्तर होता है इधर दक्षिण होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय, यहाँ का समय प्लस यहाँ का जो समय होता है, इसमें 12 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ दिन है तो यहाँ रात है, यहाँ रात है तो यहाँ दिन है। कितना अंतर होता है? 12 घंटे का अंतर होता है। ओके, बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, जितना क्लियर हो सकता है उतना क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कौन सा ऑप्शन में सही है? ये भी जो प्रश्न है वो हमारा जो आपकी जियोग्राफी है क्लास 9th की, वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है। अभी हम आपको समझा देंगे। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये बात सही है। ठीक है,
इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन, शीशम हैं? नहीं। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं? नहीं। ए और बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ए और बी राइट हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हीं को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग इसको उष्णकटिबंधीय वर्षावन करके डाल दिया है, ये बताने के लिए कि सदाबहार वन कहो चाहे वर्षावन कहो, इनको जो है एक ही बात है। तो आई बात समझ में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। ये जो वन होते हैं वो साल भर हरे भरे लगते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। दूसरी बात, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये हमारा सेकंड ऑप्शन था। तो ये लिखा है कि वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अर्थात इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तीसरा कह रहा था कि इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष पूछ रहा था। तो देखिए, महत्वपूर्ण वृक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। ठीक है, इन वनों में ठीक है, हर प्रकार की वनस्पति। और अगर महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो उसमें वृक्ष आबनूस हो गया, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिकोना, ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बाकी लगभग हर प्रकार की वनस्पति यहाँ पे उगती है, इसीलिए सी ऑप्शन गलत था, सागौन शीशम कह रहा था। क्या इन वनों को मानसून भी कहते हैं? नहीं, इन वनों को मानसून नहीं कहते। मानसून किसको कहते हैं? मानसूनी इनको कहते हैं। ये देखिए, ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और यहाँ पे शीशम मिलती है, इन मानसूनी वनों में ही शीशम मिलती है, जो कि हमारा ऑप्शन में कह रहा था। ओके, तो हमने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया। ठीक है, ए और बी आपका राइट हो गया। टाइम थोड़ा लग जाता है समझाने में, लेकिन आप जो है बेहतर तरीके से सीख और समझ भी जाते हैं। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है। अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अमेजन बेसिन से लगभग एक प्रश्न मिल ही जाता है और घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती नहीं, अमेजन नदी बहती है यहाँ से होकर के। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, बात बिल्कुल ठीक है। और रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो नमी है वो उच्च बनी रहती है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी और सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी और सी राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। किस प्रदेश से? अमेजन से होकर के, अमेजन बेसिन से होकर के। कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी बहती है यहाँ से होकर के। ठीक है, और ऑप्शन कह रहा था कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र बना रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु भी रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कहता है पृथ्वी पर आतपन की मात्रा, तापमान जिसको कहते हैं, तापन जिसको कहते हैं, इसकी मात्रा में भिन्नता का क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे भिन्नता ये है, एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसकी वजह से टेम्परेचर में भिन्नता बनी रहती है आतपन पर। सूर्य की किरणों का नतिकोण बनना और दिन की अवधि के हिसाब से इसमें भिन्नता होती है। ए बी सी तीनों राइट हैं, यहाँ पे ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेंगे तो कहता है कि वायु दाब के बारे में, चलो कलर थोड़ा चेंज करो, वायुदाब के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। वायुदाब क्या है? देखिए, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। उच्च दाब पे, हाई प्रेशर के साथ में क्या होता है? बल लगाती है, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, बात ठीक है। ए और बी दोनों ही सही हैं। बी जो है वह सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, और आगे जब बढ़ेंगे तो हमको इसका एक्सप्लेन मिलेगा। वायु दाब, ये जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि, देखो क्योंकि आ गया,
इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका वो एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को। अब ये रीजन बता रहा है, क्या कर रहा है, अब ये रीजन बता रहा है। क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता और हमारा शरीर इसके विपरीत बल लगाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। ये तो गलत है भाई। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। रिक्त स्थान को सही विकल्प भरें। प्रेयरी क्या है? प्रेयरी हमने आपको कल समझाया था, प्रेयरी क्या है। प्रेयरी जो है डियर फ्रेंड, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक प्रकार का घास का मैदान है। सर क्या है? ये घास का मैदान है और जो है कि इसका विस्तार आपको यूएसए, कनाडा, मेक्सिको देशों में मिल जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण विश्व में ये जो प्रेयरी है, संपूर्ण विश्व में प्रेयरी क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है और प्रेयरी का जो अधिकांश हिस्सा है वो यूएसए के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है क्योंकि ये बड़े बड़े घास के मैदान हैं। क्या हैं ये? बड़े बड़े घास के मैदान हैं, तो मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। सेकंड वन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के पीछे मुख्य कारक क्या है? जो अलवणीय जल है उसकी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? इसकी पूर्ति के पीछे रीजन ये है, एक तो नगरीकरण बढ़ रहा है, दूसरा बेहतर होता जीवन स्तर है और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग की वजह से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी हो रही है। बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का फर्क नहीं है। ए बी डी राइट हो जाएगा इसमें। ओके, और ये हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए लिखा है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या हैं? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर इसके पीछे मुख्य कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन सही है? पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो पंच होता है उसको पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और कहता है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ये भी ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। किसकी सभा होती है? सभी वयस्कों की सभा होती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। क्या करता है? प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर के सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। ठीक है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, और देखिए, अच्छा आप पढ़ ही लें, अगर लिखा है सामने तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, सचिव का चुनाव नहीं होता, इसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम क्या है? सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चाएं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना सचिव का काम होता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। नहीं भैया, काट दो। यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है? 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। किसकी ओर से? राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो ये कट जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये ठीक है, बी राइट हो जाएगा।
ये मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है, ये भी ठीक है। इसकी लोकसभा के द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में मुख्य भूमिका है, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो उसमें, ठीक है। बी सी डी 3 ऑप्शन आपके राइट हो गए, पहला गलत हो गया, पहला कट जाएगा। थोड़ा अगर पढ़ना चाहो यहाँ पे तो वो भी पढ़ सकते हो। लिखा है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। ओके, राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। पूछ लेगा प्रश्न, क्या राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। मैंने अभी कहा था ना कि लोकसभा के द्वारा जो भी परिवर्तित नियम है उनकी पुनरावृत्ति परिवर्तन में मुख्य भूमिका है इसकी, तो ये उसमें संशोधन कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने? 233, और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। वेल डन, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि कॉलम ए कॉलम बी को मिलाइए। वेतन भोगी कर्मचारी कौन है इसमें? वेतन भोगी कर्मचारी कौन है इसमें जिसको वेतन मिल रहा है? फुटपाथ ठेला दुकानदार, क्या इसको कोई वेतन दे रहा है? क्या गृहिणी को कोई वेतन मिलता है? निर्माण मजदूर को वेतन मिलता है? शिक्षक को? देखिए, जो शिक्षक है वो यहाँ पे वेतन भोगी कर्मचारी है, इसको वेतन बराबर सरकार की तरफ से तय वेतन मिल रहा है। ओके, या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वहाँ पे इसको तय वेतन मिल रहा है। दूसरी बात है, सेकंड वन है कि अनियमित काम किसके पास है? जो एक कंस्ट्रक्शन मजदूर है, जो निर्माण मजदूर है, वो एक अनियमित मजदूर है। जितने दिन कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, साइट का काम चलेगा, इसको मजदूरी मिलती रहेगी, फ्री अपने घर बैठ जाएगा। तो ये अनियमित काम है इसका, कभी मिला कभी नहीं मिला, ठीक है। स्वरोजगार किसका है? जो फुटपाथ पर ठेला दुकानदार है उसका अपना खुद का रोजगार है, जो भी है थोड़ा बहुत अपना उसका है, ठीक है। किसी से मांगने की आवश्यकता उसको नहीं है, अपना खुद का रोजगार है उसका। बिना वेतन का मजदूर, हम अपने घर में महिलाएं, ये बेचारी बिना वेतन की मजदूर होती हैं, इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, ठीक है, और दिन भर काम करती हैं, सुबह 5 बजे से रात में 10-11 बजे तक बराबर चलती हैं, तो बिना वेतन के मजदूर हैं ये। इस तरीके से ये ऑप्शन हमारे सब राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था। जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है, उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से इस तर्क के कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, इसका वैलिड रीज़न क्या है? जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहाँ पे जनता का शासन होता है, जहाँ पे जनता अपने पसंद का नेता चुन करके ऊपर तक भेजती है, वहाँ पे अकाल की संभावना कम होती है। जैसे भूखमरी आ गई या और तरह की समस्या आ गई, तो उसके पीछे वैलिड रीज़न क्या है? उसके पीछे वैलिड रीज़न ये है कि लोग अपनी आस्था का पालन करने के स्वतंत्र हैं? नहीं। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। अगर किसी तरह की आफत जो है कि देश में आई है, भूखमरी आई है, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गई है, तो उसका जल्दी से जल्दी प्रबंध करे सरकार कोई। क्यों? अगर नहीं करेगी तो अगले चुनाव में हार सकती है, इसलिए जल्दी रिस्पॉन्स देगी वो। विपक्ष जो है वो भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है सरकार का। वो अपना अगले ही दिन पहुंच जाएगा कि देखो मीडिया के सामने सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर हम होते ये कर देते। ये भी ठीक है, जो मीडिया है ये भी उसकी रिपोर्ट बना सकती है। जो लोग कष्ट सह रहे हैं उनकी रिपोर्ट बना करके जनता के सामने रख देगी, है ना। अगर ज़्यादा कंडीशन खराब होगी तो उसको डर रहेगा ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो अगली चुनाव में हार जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे लोकतांत्रिक देश में ये संभावना कम होती है अकाल की। जो भी अगर होगी समस्या तो सरकार तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करेगी। तो BCD राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? BCD ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। प्रश्न, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी रही, और हम आपका सुपर फास्ट रिवीजन भी कराएंगे। क्या कराएंगे? सुपर फास्ट रिवीजन भी कराएंगे। जो बीएड वाले बच्चे जानते हैं कि हमारी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास कैसी होती है,
1 घंटे में 200 प्रश्न, 300 प्रश्न, 500 प्रश्न हमने कराए हैं, ठीक है। तो हाँ, 600 क्वेश्चन हमने कराए हैं 1 से 1.5 घंटे में। तो वो सुपर फास्ट रिवीजन भी चलाएंगे, थोड़ा इधर ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए, कुछ क्वेश्चन हम करा दें 400-600 बढ़िया। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। ये कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये कथन भारतीय सिद्धांत के शक्तियों का बंटवारा जो सिद्धांत है इसको दर्शाता है, क्योंकि सभी को अपनी अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ये दोनों मिलकर के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। ये शक्तियों का बंटवारा जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। 3 अंग हैं, ध्यान दीजिए। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, ठीक है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो चाहे वो प्रतिनिधि हों या जो है कि लोगों का समूह हो, ये इस न्यायालयों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे लिखा है कि हमारी जो न्यायपालिका है ना वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की जो शाखाएं हैं ये न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही क्या है? भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही ये है कि जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवारों से थे बेचारे, जो वहाँ नौकरी कर रहे थे, और जब वो त्रासदी हुई तो उन्हें वो त्रासदी झेलनी पड़ी। बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को मजबूत करने के लिए एक टीचर के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान के 3 विषय हैं, ठीक है। कौन सा शिक्षण का अनुक्रम सही रहेगा? मान लीजिए आपको ये 3 टॉपिक क्लास में पढ़ाने हैं, इसमें पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? पहले नंबर पे आप इसमें क्या शुरू करेंगे? देखिए, सबसे पहले नंबर पे अगर हमको क्लास में बाजार पढ़ानी है तो हम सबसे पहले बच्चे को उसके आसपास का जो माहौल है, जो आसपास की बाजार है उसके बारे में बताएंगे। पहले हम जो उसके घर के आसपास दुकानें लगती हैं, ठीक है, जो मोहल्ले की जो बाज़ार लगती है उसके बारे में बताएंगे। फिर हम उसके बाद आगे फिर साप्ताहिक बाज़ार हो गई, शॉपिंग मॉल हो गए, उनके बारे में बताएंगे। यानी कि फिर हम बाज़ारों की श्रृंखला पर चलेंगे। सबसे पहले तो मोहल्ले से शुरू करेंगे ना, क्यों? क्योंकि उसके बारे में बालक को थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, वहाँ से वो चिप्स कुरकुरे ला करके खाता रहता है, उसको उसके बारे में जानकारी है। या उसके आस पड़ोस कहीं बाज़ार लगती है, फिर वो कहीं अपने गांव से थोड़ी दूरी पे जाता है जहाँ संडे मंडे जो है कि बाज़ार लगती है, वो साप्ताहिक बाज़ार के बारे में बताएंगे उसको। फिर उसके बाद इस बाज़ार के बाद फिर जो वैल्यू एडिशन है, फिर जो उन सामानों में मूल्य वृद्धि है उस पर चलेंगे हम। तो पहले बी, फिर सी, फिर ए, बी सी ए पर हम चलेंगे, ओके। और मुझे लगता है आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न के अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे करके जाइएगा। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है, ठीक है। छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर आप बच्चों के साथ कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसके पीछे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना, उद्देश्यों का निर्धारण, खोज का विश्लेषण नहीं भाई। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों वो करवाने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, उसके पीछे हमारे सामान्य उद्देश्य क्या हैं, हम बच्चों को किस उद्देश्य को लेकर के ये काम करवाने जा रहे हैं, ये पहले निर्धारण होना चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन हमारा 3 नंबर जो है वह राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्लास तो हो गई कंप्लीट। अगर आपने हमारी देखिए, हमारे पास एसएसटी में केवल हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और हिस्ट्री की हमने मैराथन क्लास भी कराई है, वो भी आप देख सकते हैं। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।